हेलो गाइस, वेलकम टू एडुइपन्स। दोस्तों, मैं हूं आर के सोनी और आप देख रहे हैं एडुइपन्स। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि हाल ही में बीपीएससी सीडीपीओ का फॉर्म आया है, जिसका आखिरी डेट है भरने का 1/4/2021। दोस्तों, आप लोग उससे पहले भर दीजिए, ठीक है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि बीपीएससी सीडीपीओ का एग्ज़ाम अभी तक मात्र 3 बार हुआ है। एक बार हुआ था 98 में, 1998, एक बार हुआ था 2005 में और एक बार हुआ था 2018 में दोस्तों, और इस बार फिर आया है दोस्तों। यानी हम लोगों को 3 बार का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना है दोस्तों। मैं इसी को देखने जा रहा हूँ कि पिछली 3 बार में जो क्वेश्चन था वह कैसा था। इसके आधार पे आप देख पाएंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में आते हैं और आपका अभ्यास भी हो जाएगा दोस्तों। सबसे पहले मैंने 3 वीडियो में इन तीनों का अलग अलग चर्चा करूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में, और इसके बाद हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट भी शुरू करेंगे। तो फिलहाल हम देखते हैं 98 वाला जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको देखते हैं, जिसका एग्जाम हुआ था 9/8/1998 को। दोस्तों, इसमें पहला सवाल क्या है देखिए ज़रा। और एक बात और, यहाँ पे देख रहे हैं 4 ऑप्शन है दोस्तों। अब जो है 98 में और 5 में 4 ऑप्शन नहीं था, लेकिन अब जो है ना 2018 वाला में और जो इस बार होगा इसमें क्या हो गया था ना, इसमें अब 5 ऑप्शन हो गया है। इसको आपको ध्यान में रखना होगा, लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन को देख लीजिए कि इसका पैटर्न कैसा है, किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चान्होदरो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो स्थित है। दोस्तों, चान्होदरो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है आपका, प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र कौन है? दोस्तों, प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र है गांगे मैदान, यानी ऑप्शन बी, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वत्स का राज्य स्थित था। दोस्तों, जो वत्स का राज है ना, वह प्राचीन जो जनपद काल था ना, उसी का साम्राज्य था, और उसकी राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी थी, जो इलाहाबाद में स्थित है। इलाहाबाद में स्थित थी, वहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर, ठीक है। यानी इसका सही आंसर होगा इलाहाबाद के आसपास, ठीक है दोस्तों। अगला है, भरभूत एवं अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र थे। दोस्तों, भरभूत और अमरावती जो है ना, बौद्ध धर्म का सुप्रसिद्ध केंद्र था, यानी ऑप्शन सी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश शासक था। दोस्तों, इल्तुतमिश जो था ना, वह गुलाम वंश का शासक था, यानी ऑप्शन बी सही है। दोस्तों, आपको पता होगा कि इल्तुतमिश जो है ना, वह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी का नगर निर्मित हुआ था, किसके शासनकाल में? दोस्तों, आपको पता होगा कि अकबर के शासनकाल में फतेहपुर सीकरी का नगर निर्मित हुआ था, यानी इसका ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, कोस मीनार है। दोस्तों, कोस मीनार जो है ना, एक दूरी निर्धारक मीनार है, ठीक है दोस्तों, यानी इसका ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है दोस्तों। क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ था। दोस्तों, ऐहोल कहाँ है? ऐहोल जो है कर्नाटक में है, ठीक है, और वहाँ पे दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ था। किसने करवाया था, आपको पता है? दोस्तों, ऐहोल में जो कर्नाटक का जो दुर्गा मंदिर है ना, वह प्राचीन शासकों ने करवाया था, लगभग 7वीं 8वीं शताब्दी के दौरान, ठीक है दोस्तों। शायद चालुक्य वंश के, हाँ, चालुक्य वंश के जो शासक थे ना, उन्होंने ही करवाया था। तो इसका सही आंसर होगा चालुक्य वंश, ठीक है दोस्तों, चालुक्य काल में। अगला क्वेश्चन है, द्वैत शासन जिसके अंतर्गत प्रांतीय कार्यपालिका का 2 भागों में विभाजन हुआ है, प्रतिफल था। आगे देखते हैं। हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। दोस्तों, आपको पता होगा कि इसके अनुसार जो है द्वैत शासन हुआ और 2 भागों में बंट गया प्रांतीय विधान, ठीक है। तो पहला था आरक्षित और दूसरा था हस्तांतरित। आपको पता होगा दोस्तों कि जो आरक्षित विषय थे ना, उसका प्रशासन जो है गवर्नर अपने मनोनीत पार्षदों की सहायता से करता था, ठीक है, जो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं थे,
और जो हस्तांतरित विषय थे दोस्तों, उसका प्रशासन गवर्नर उन मंत्रियों की सहायता से करता था जिन्हें वह निर्वाचित सदस्यों में से नियुक्त करता था, और वही जो है ना संसद के प्रति, सॉरी सदन के प्रति उत्तरदायी होते थे। ठीक है दोस्तों, अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला वार्षिक अधिवेशन आयोजित हुआ था। दोस्तों आपको पता होगा 1885 में बम्बई में आयोजित हुआ था। ठीक है, और उस समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। कौन किया था? डॉक्टर ए.ओ. ह्यूम। ठीक है दोस्तों, और इसका जो पहला अधिवेशन था सर व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था 28 दिसंबर को। ठीक है दोस्तों, 1885 में। लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि किस कॉलेज में हुआ था। दोस्तों आपको याद रखना चाहिए कि गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, याद रखना। ठीक है, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसका हुआ था आयोजन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। दोस्तों कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी लॉर्ड वेलेस्ली ने। ठीक है, अगला है, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था। दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था 1824 में गुजरात के टंकारा में, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी। दोस्तों आपको पता होगा कि यह जो पुस्तक है दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी, यानी इसका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, 1905 ईस्वी में विभाजन के पश्चात बंगाल एक प्रांत के रूप में पुनः एकीकृत हुआ। ठीक है दोस्तों, बंगाल जो है 1905 के विभाजन के बाद पुनः एक बार एकीकृत कब हुआ था? 1911 में, यानी ऑप्शन सी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, केसरिया सुप्रसिद्ध है। दोस्तों जो केसरिया है ना वह किसके लिए प्रसिद्ध है, आपको पता है? दोस्तों जो केसरिया है वह जो है बौद्ध स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, अगला है, कुम्हार स्थल संबंधित है। दोस्तों जो कुम्हार स्थल है वर्तमान में पटना में है, और वह जो है पाटलिपुत्र यानी ऑप्शन ए से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध था कुंवर सिंह से, महात्मा गांधी से, बिरसा मुंडा से, राजेंद्र प्रसाद से। दोस्तों चंपारण जो आंदोलन था ना वह महात्मा गांधी से संबंधित था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, थावे का तीर्थ स्थल जिस जिले में स्थित है वह है। दोस्तों जो थावे का जो तीर्थ स्थल है वह बिहार के गोपालगंज में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किसने किया था? तो नवाब मीर कासिम ने किया था, यानी इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गियासुद्दीन ने युद्ध किया था। दोस्तों जो गियासुद्दीन थे ना वह तिरहुत के राजा से युद्ध किया था। ठीक है दोस्तों, इन सभी को आपको याद रखना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आप लोग देख लीजिए एक बार। इससे क्या होगा ना कि आपको मतलब बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यानी मेरा तो यही कहना है ना कि आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो 3 एग्जाम हुआ है उसको देख लीजिए, और कुछ मॉडल सेट देख लीजिए जो मैं आपको करवाऊंगा। आप देख लीजिए, आपको 90% जो है आपको लगेगा कि हाँ सवाल समझ में आ रहा है, जो उसका टाइप है उसको भी आप समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ सूरत अधिवेशन में, कब हुआ था? 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन। ठीक है दोस्तों, जिसमें नरम दल और गरम दल बढ़ गया था। ठीक है दोस्तों, अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य पहली बार घोषित किया। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है वह पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य पहली बार घोषित किया था लाहौर अधिवेशन में, यानी इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी, किसके अनुरोध पर? दोस्तों इसका सही आंसर होगा राजकुमार शुक्ल, यानी ऑप्शन ए के अनुरोध पर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह जो है ना वह किस पार्टी के सदस्य थे, सॉरी किस आर्मी के? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नेशनल सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, भारत रिपब्लिकन सोशलिस्ट आर्मी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट आर्मी। आप लोग बताइए किसके थे, जल्दी बोलिए। दोस्तों इसका सही आंसर है
ऑप्शन बी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अगला क्वेश्चन है नील दर्पण के लेखक कौन है? दोस्तों आपको पता होना चाहिए, बहुत ही आसान सवाल है, दीन बंधु मित्र, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है गदर पार्टी के संस्थापक थे। दोस्तों गदर पार्टी के संस्थापक थे लाला हरदयाल। अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है लाला लाजपत राय संबंधित रहे थे। दोस्तों लाला लाजपत राय जो है राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित थे, आर्य समाज से संबंधित थे, यानी इसका ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया था। दोस्तों गांधी जी जो है ना वह सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया था 1930 ईस्वी में। आपको पता होना चाहिए 1930 ईस्वी में 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया था। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन पारित किया था। दोस्तों यह किया था 7 अगस्त 1942 को। ठीक है दोस्तों, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा, ये पूछ रहा है कि कहाँ किया था। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है, इसका सही ऑप्शन आपको हो जाएगा डी, बम्बई में। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना में कौन सा प्रस्तावित नहीं है? कैबिनेट मिशन योजना में कौन प्रस्तावित नहीं था? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पाकिस्तान का निर्माण प्रस्तावित नहीं था, इसके अलावा ये तीनों प्रस्तावित था। ठीक है। आगे चलते हैं। बंगाल विभाजन के विरोध में छेड़ा गया आंदोलन कौन था? सबको पता होता है, स्वदेशी आंदोलन था, ऑप्शन ए सही है। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है दिल्ली चलो का नारा संबंधित है। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इंडियन नेशनल आर्मी से, इंडियन नेशनल आर्मी से। दोस्तों जरा ये बताइए आप कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? आसान सवाल है ये भी, यह दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था। कहाँ पे चलाया गया था? मोतिहारी, बेतिया, पटना, कहाँ चलाया गया था? जल्दी बोलिए आप लोग। दोस्तों इसका सही आंसर होगा बेतिया में। ठीक है, ऑप्शन सी। अच्छा, अगला क्वेश्चन है बिहार के बीहपुर की घटना का संबंध किससे है? दोस्तों बिहार में जो बीहपुर की घटना है ना वह यह भारत छोड़ो आंदोलन से ही संबंधित है, यानी ऑप्शन सी से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1921 में महात्मा गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था। किसका उद्घाटन किया था? बिहार विद्यापीठ का, बिहार नेशनल कॉलेज का, ए और बी दोनों का, इनमें से अच्छा न ए और ना बी, किसका किया था? दोस्तों बिहार विद्यापीठ का किया था। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन ए सही होगा आपका। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बिहार छात्र परिषद को संगठित किया था। सबको पता है, ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद ने किया था संगठित बिहार छात्र परिषद को। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। सबको पता रहता है मजरूल हक ने किया था, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है स्वामी सहजानंद नेता थे, किसके नेता थे? किसानों के नेता थे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी सही है इसका। अगला क्या है भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोलीकांड में मरने वालों छात्रों की संख्या कितनी थी? कितनी थी जल्दी बताइए। 39 जो क्वेश्चन है इसको फिर से पढ़िए और इसका आंसर बताइए आप लोग। जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था तो पटना में पुलिस गोलीकांड हुई थी और उसमें मरने वाली जो संख्या थी छात्रों की वो लगभग 7 थी, यानी इसका ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार में आज़ाद दास्ता सक्रिय था। दोस्तों बिहार में जो आज़ाद दास्ता सक्रिय था वह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही सक्रिय था, यानी इसका ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? सबको पता है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? दोस्तों ये तो बहुत ही आसान सवाल है कि जब स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी तो उस समय हमारे बिहार के जो प्रथम राज्यपाल थे उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था जयराम दास दौलतराम, यानी ऑप्शन डी सही है। उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था। दोस्तों आपको पता होगा कि बिहार से अलग हुआ था 1 अप्रैल 1936 को, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की जिस धारा के अनुसार, दोस्तों धारा का मतलब यहाँ पे है अनुच्छेद, ठीक है दोस्तों, विधानसभा का गठन होता है। दोस्तों आपको पता होगा कि ऑप्शन सी जो है, यानी धारा 170 के तहत जो है विधानसभा का गठन होता है, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, यानी अनुच्छेद 170। अगला क्वेश्चन है विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है, आपको पता होगा 40। अगला क्वेश्चन है उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। दोस्तों पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, जल्दी बताइए आप लोग। दोस्तों 1916 ईस्वी में हुई थी, ठीक है ना। अच्छा अगला क्वेश्चन है बिहार में ग्राम पंचायतों का अंतिम चुनाव कब हुआ था, 1978 में। देखिए मैंने ऑप्शन में मार दिया हूँ, देखते हैं क्या है ऑप्शन। हाँ ऑप्शन सी है ना, 1978। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है 1978। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन हुआ था। दोस्तों यह 1995 में हुआ था, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ कब हुआ था। दोस्तों भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है ना प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान ही हो गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बिहार में प्रमंडलों की कुल संख्या कितनी है, 13 है। अगला क्वेश्चन क्या है बिहार के लिए 8वीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित कुल खर्च की राशि कितनी थी, लगभग 13,000 करोड़, ऑप्शन बी सही है। वर्तमान में भारतीय संविधान की धाराओं की कुल संख्या कितनी है। दोस्तों आपको पता होगा कि जब निर्माण हो रहा था तो उस समय मूल संविधान में कुल जो है 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन वर्तमान के समय जो है ना भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, लगभग कुल 22 भाग हैं, ठीक है। 444 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। हाँ यानी इसका क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों दामोदर घाटी जो है ना उसकी स्थापना हुआ था 1948 में, यानी ऑप्शन बी इसका सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में संशोधन होता है अनुच्छेद 368 के अनुसार, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है 1991 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या लगभग 8.68 करोड़ थी। हम बात करते हैं 2011 की जनगणना लगभग 10.5 करोड़, लगभग 10.5 करोड़ जनसंख्या है बिहार की 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है दोस्तों। ये जो पेपर है ना 1998 में एग्जाम हुआ था, इसलिए यह उस समय के अनुसार पूछ रहा था, ठीक है दोस्तों। बिहार में कितना है, 10.5 करोड़ लगभग, ठीक है। अगला है देश में खनिज संपदा में बिहार का अंश कितना है। दोस्तों जो देश है हमारा भारत, उसमें बिहार का जो अंश है वो लगभग 40% है, ठीक है, पता होगा आपको। लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब से बिहार अलग हुआ है, यह क्वेश्चन कब का है, 98 का है, यानी उस समय बिहार अलग नहीं हुआ था झारखंड से, तो उस समय था 40%, लेकिन जब अलग हुआ तो अधिकांश जो खनिज भंडार के जो क्षेत्र थे वो झारखंड में चले गए थे, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है बिहार में कुल उपलब्ध भूमि का कितना प्रतिशत खेती में काम आता है। दोस्तों लगभग 59%, ठीक है दोस्तों, यानी इनमें से कोई नहीं इसका ऑप्शन होगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1950 में भारत के योजना आयोग का गठन हुआ था। दोस्तों 1950 में भारत के योजना आयोग का गठन हुआ था सरकारी आदेश से, यानी ऑप्शन सी इसका सही है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक संख्या में श्रमिक सक्रिय हैं। दोस्तों भारत में जो सर्वाधिक संख्या में श्रमिक सक्रिय हैं वह सूती वस्त्र उद्योग में सक्रिय हैं, यानी ऑप्शन बी सही है इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला इस्पात कारखानों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी। दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी इसकी स्थापना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक निर्गत करता है सही मूल्यों के करेंसी नोट, 1 रुपये के अतिरिक्त सही मूल्यों के करेंसी नोट, इसका ऑप्शन सही बी सही होगा, 1 रुपये के अतिरिक्त जो है सभी मूल्यों के करेंसी नोट यह निर्गत करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत में औसत जोत का आकार क्या है। दोस्तों हम बात करते हैं 90-91 की, तो उस समय जो है
जोत की जो आकार थी लगभग 1.5 हेक्टेयर थी, 1.55, लेकिन अब जो है इसमें काफ़ी गिरावट आई है। ठीक है दोस्तों, और ही छोटा हो गया है दोस्तों। ठीक है, जोत का आकार। अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या मानेंगे, इसमें क्या ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में राजकीय आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? विक्रय कर, आय कर, उत्पाद शुल्क, इनमें से कोई नहीं, उत्पाद शुल्क। ठीक है दोस्तों, क्या है? उत्पाद शुल्क है। बिहार में साक्षरता की दर लगभग कितनी है दोस्तों? दोस्तों ये एग्जाम होता है 98 में, उसके अनुसार पूछ रहे हैं वर्तमान में कितनी है, और पता होगा वर्तमान में जो है ना 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जो साक्षरता दर है वह 61.8% है। इसमें पुरुष कितना है? 71.2% और महिला है 51.5%। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, इसको छोड़ दीजिए, ये पहले का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना वृहत्तर आयुर्उद्योग है। दोस्तों सबसे पुराना बात करते हैं हम लोग बेहतर उद्योग का, तो वह क्या होगा? सूती वस्त्र उद्योग है। ठीक है दोस्तों, अगला है, नवीं पंचवर्षीय योजना का काल क्या है? 97 से 2002। ठीक है दोस्तों, 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आपको पता है, जो 11वें वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष कौन थे? एम खुसरो थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार शिक्षा परियोजना मुख्यतः संबंधित है, किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से, प्रौढ़ शिक्षा से, या फिर ए और बी दोनों से? जल्दी बताइए आप लोग कि जो बिहार शिक्षा परियोजना है यह प्रौढ़ साक्षरता से भी है और प्राथमिक शिक्षा से भी है, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ें, बिल्कुल बढ़ेंगे, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कि बिहार में चरवाहा विद्यालयों की संख्या है। दोस्तों बिहार में जो उस समय चरवाहा विद्यालय की संख्या थी लगभग 150 थी, लेकिन अब इसमें जो है काफ़ी गिरावट आई है। दोस्तों बात करते हैं कि चरवाहा विद्यालय क्या होता है। दोस्तों जिसमें जो है गरीब लोग पढ़ते हैं तो उसी को बोलते हैं चरवाहा विद्यालय, मतलब छोटे छोटे जो कमजोर वर्ग के लोग होते हैं, गाय चलाने वाले, भैंस चलाने वाले, ठीक है, तो उसमें जो पढ़ते हैं दोस्तों उनकी जो शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए चरवाहा विद्यालय की स्थापना किया जाएगा। सबसे पहले किसने किया था? लालू प्रसाद ने की था। लालू प्रसाद जो है हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इन्होंने जो है किया था 1991 में, और इसको मोटिवेट मतलब इसको और सफलता के लिए दोस्तों उन्होंने एक नारा भी दिया था कि ओ गाय भैंस चराने वालों, ओ सुअर बकरी चराने वालों, ओ घोंगा चुनने वालों, पढ़ना लिखना सीखो, पढ़ना लिखना सीखो। ठीक है दोस्तों, ये कब दिया था? 91 में लालू प्रसाद ने दिया था। ठीक है दोस्तों, यानी उस समय के अनुसार क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लेकिन अब इसमें काफ़ी गिरावट आई है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से बिहार की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? संथाल। अकॉर्डिंग टू उस समय, मतलब कि उस समय के अनुसार अब झारखंड अलग हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब झारखंड जो है अलग हो गया है। उस समय भारत में, बिहार में ही था, तो उस समय के अनुसार कौन था? संथाल। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के गुलाब का 70% से अधिक भाग क्या है? जल से घिरा हुआ है। आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा के अनुसार 180 डिग्री पूर्व दिशांतर रेखा के अनुसार। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, 180 डिग्री पूर्व दिशांतर रेखा के अनुसार गुजरती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है दोस्तों, अतः पृथ्वी की छत स्थित है साइबेरिया में, हिमालय में, तिब्बती पठार में, आर्कटांटिक वृत्त में। दोस्तों जो पृथ्वी की छत है वह तिब्बती पठार में स्थित है। ऐसा क्यों बोलते हैं? देखिए, जो पामीर का पठार है ना तिब्बत में, उसको संसार की छत भी कहते हैं। ठीक है, और इसको पृथ्वी का भी छत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी की छत स्थित है कहाँ पे? पामीर का पठार में, जो तिब्बत में है। ठीक है, और याद रखने वाली बात यह है कि इसको संसार की छत भी कहते हैं, पामीर की पठार को। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अग्निवृत्त को इस संदर्भ में भी जाना जाता है। एक सक्रिय ज्वालामुखी, प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्रों में नवीन वलयकृत पर्वत श्रेणियाँ, पृथ्वी की तप्त गैसीय नाभि, पृथ्वी की मैग्मी परत। जरा इसको आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा? पृथ्वी की तप्त गैसीय नाभि के रूप में जाना जाता है अग्निवृत्त। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, टोर्नेडो पृथ्वी की एक भयंकर आंधी है जो मुख्यतः उठती है अमेरिका में। सबको पता होना चाहिए ये। ठीक है दोस्तों, पता होता ही है सबको, टोर्नेडो का नाम आप लोग बहुत बार सुने होंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत को विविधता को एकता का देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ अनेक राज्यों को एक साथ केंद्रीय सरकार है,
यहाँ के निवासी विभिन्न धर्मों और जातियों से संबंधित हैं। यहाँ पर सर्वमान्य ऐतिहासिक विरासत के साथ विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताएं हैं। यहाँ पर उपमहाद्वीप में की सीमा विभिन्न प्रकार की स्थल आकृतियाँ हैं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित भौतिक विभाजन है, पर्वत, पठार और मैदान। ऑप्शन ए ही सही होगा। ठीक है दोस्तों, इसको भौतिक विभाजन कहते हैं। ठीक है, पर्वत, पठार और मैदान को। ठीक है दोस्तों, अगला चलते हैं। दोस्तों अगला है आपको क्वेश्चन कि भारतीय मानसून का प्रारंभ होता है बंगाल की खाड़ी में एक अवदाब के बनने से लगभग कब? लगभग 5 जून को, यानी ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है दोस्तों, लगभग 5 जून को शुरू होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत जिन समानांतर पेटियों में विभाजित है उनके नाम क्या है? वृहद हिमालय, लघु हिमालय और स्वारी श्रेणी। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति संबंधित है अपशिष्ट पर्वत समूह से, जटिल पर्वत समूह से, खंड पर्वत समूह से, नवीन वलयकृत पर्वत समूह से। इसका ऑप्शन डी सही है, नवीन वलयकृत पर्वत समूह से। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का प्रवाह निर्धारित है भ्रंश रेखा के साथ साथ सतपुड़ा महादेव पर्वत के पाद के साथ साथ अंश घाटी के क्षेत्र के साथ साथ विंध्य पर्वत प्रदेश के साथ साथ। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अंश घाटी के क्षेत्र के साथ साथ। अगला क्वेश्चन है, क्या अगला क्वेश्चन कि भारत की काली मिट्टी का क्षेत्र प्रसिद्ध है मक्का के लिए, कपास के लिए, तिलहन के लिए, गन्ना के लिए। किसी लिए प्रसिद्ध है? कपास के लिए। ऑप्शन सी सही है दोस्तों इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिद्धि जनजाति पाई जाती है कहाँ पाई जाती है? आपको पता होगा, जो सिद्धि जनजाति है दोस्तों यह पाई जाती है गुजरात में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका सही है। बिहार एक निर्धन राज्य है, क्यों? क्योंकि संसाधनों की अपर्याप्त होने के कारण, प्राकृतिक विविधताओं के कारण, जनसंख्या घनत्व के कारण या संसाधनों में अनुचित प्रयोग के कारण। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन डी ही सही होगा, संसाधनों के अनुचित उपयोग के कारण बिहार एक निर्धन राज्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर का पठार मुख्यतः निर्मित है। दोस्तों छोटा नागपुर का जो पठार है वह मुख्यतः जो है ना आर्कियन ग्रेनाइट द्वारा ही निर्मित है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का सर्वाधिक सिंचित जिला कौन है? सबको पता है पलामू जो है बिहार का सर्वाधिक सिंचित जिला में आता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बिहार में सोना मिलता है। दोस्तों बिहार में सोना, यह क्वेश्चन 98 की है, यानी उस समय बिहार झारखंड एक में ही थे, तो उस समय के अनुसार जो है सिंहभूम जिला सही था, ऑप्शन बी। लेकिन जब से यह अलग हुआ है तब क्या हो गया दोस्तों? दोस्तों जब से यह अलग हो गया है ना, तो इसका आंसर ये नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? दोस्तों वर्तमान में जो है बिहार में जो मुंगेर का जो करमटिया क्षेत्र है ना, वह सोना की खान के लिए प्रसिद्ध है बिहार में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े ना, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, बिहार में धनबाद जिले की मुख्य विशेषता क्या है? दोस्तों इसकी मुख्य विशेषता यही है कि यहाँ जनसंख्या का आवर्जन होता है, इमिग्रेशन होता है। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन ए ही इसका सही है। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला सवाल है, भारत में कोयला के कुल भंडार में बिहार का स्थान क्या है? दोस्तों उस समय झारखंड और बिहार एक साथ थे, तो उस समय तो पहला था, लेकिन जब से यह अलग हुआ है तब से बिहार में कोयला का जो भंडार नगण्य है, क्योंकि विभाजन के बाद जो है कोयला का उत्पादन का जो अधिकांश क्षेत्र था ना, वह झारखंड राज्य में चला गया। ठीक है दोस्तों, उस समय था पहला जब झारखंड साथ में था, अब क्या है नगण्य है, कुछ नहीं है। ठीक है बिहार में। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण बिहार के औद्योगिक विकास का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों यहाँ में सबसे मुख्य कारण है खनिज और कोयले का पर्याप्त भंडार, सड़क और रेल मार्ग का उत्तम जाल, यानी तीनों, यानी उपयुक्त में सभी जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, पाकिस्तान द्वारा तत्काल परीक्षित प्रक्षेपास्त्र का नाम क्या है? गौरी, सबको पता होगा। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका द्वारा प्रक्षेपास्त्र तकनीक नियंत्रण कक्ष में सम्मिलित होने वाला प्रस्ताव हाल ही में अस्वीकार करने वाला देश कौन था? दोस्तों यह 1998 के समय के जो करंट अफेयर्स हैं यह दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। इससे पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पहले का करंट अफेयर्स है, वर्तमान का पढ़िए, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। हाँ सब वही है, सारा क्वेश्चन सब वही है, करंट अफेयर्स ही हैं। आगे बढ़ते हैं, ज़रा देखते हैं कहाँ तक दिया है करंट अफेयर्स। अच्छा ये सब करंट अफेयर्स ही हैं। अच्छा यहाँ देखिए 102 तक जो है करंट अफेयर्स है। इसके बाद है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? दोस्तों पश्चिम बंगाल है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष के पद पर
चुने गए प्रथम दलित कौन थे? तो प्रथम दलित थे GMC बालयोगी। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की जांच के दौरान चयन आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब दिया था? दोस्तों, जब इनका हत्या हुआ था तो उस समय 7 मार्च को 1998 में जो जैन आयोग था इस पर जांच कर रहा था, उसने अपना प्रतिवेदन दिया था। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान के राज्यपाल कौन है? दोस्तों, ये अभी करंट अफेयर्स के ही क्वेश्चन आ गया। ठीक है दोस्तों, उस समय कौन थे इंपॉर्टेंट नहीं है, वर्तमान में कौन है यह इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा तो बताइए। दोस्तों, वर्तमान में जो है ना वह उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, सबको पता है। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? चेतक। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 1998 के विजेता कौन था? फ्रांस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, श्रीमती नब्जा हेपतुल्ला को राज्यसभा का उपाध्यक्ष नियुक्त किया था चौथी बार, उस समय किया गया था जब 98 में। ठीक है दोस्तों, ये सब क्वेश्चन जो है अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चेतक हो गया, ब्राज़ील हो गया, ये सब पहले का है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अब। अगला क्वेश्चन है, ATP चैलेंजर कप में एकल श्रेणी में वर्तमान। दोस्तों, ये भी देखिए पहले का ही क्वेश्चन है, इसको छोड़िए आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मेलबर्न में आयोजित 4 राष्ट्रों की हॉकी प्रतियोगिता में अर्जेंटीना को पराजित किया था। दोस्तों, अर्जेंटीना को पराजित कौन किया था, आपको पता है? मुझे तो पता नहीं है, खैर छोड़िए इसको। लेकिन इसका आंसर दे रहा है ए, ऑस्ट्रेलिया ने। ये सब क्वेश्चन जो दोस्तों ये पहले के क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन अब नहीं आएंगे। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको छोड़ दीजिए, इन सबों को छोड़ दीजिए, आप आगे बढ़िए। जो इम्पोर्टेंट है मैं बताता हूँ आपको। श्रीमती अरुणा आसफ अली को भारत रत्न पुरस्कार कब प्रदत्त हुआ था? यह जरूरी है, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिए। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 97। ठीक है दोस्तों, 97 में दिया गया था, वर्ष 97 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शांति के लिए 97 का नोबेल पुरस्कार प्रदत्त हुआ था, किसको हुआ था? दोस्तों, शांति के लिए, याद रखना। लेकिन यह भी इम्पोर्टेंट नहीं है। पूछे क्यों? क्योंकि अब तो बहुत 2020-21 का पूछेगा कि 2020-21 में शांति के लिए किसको दिया गया था। ठीक है दोस्तों, यानी यह सब क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है दोस्तों, यह इंपॉर्टेंट है, 112 नंबर इंपॉर्टेंट है क्योंकि बात भारत रत्न का है। ठीक है दोस्तों, लेकिन यह सब नोबेल पुरस्कार इतना इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 2002 ईस्वी का शरद ओलंपिक क्वेश्चन आ गया, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है आपको। ठीक है दोस्तों, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि पढ़ने से कोई फायदा है नहीं, ऐसे क्वेश्चन तो फिर बनेंगे नहीं। 2002 में क्या हुआ था, 1998 में क्या हुआ था, यह इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्तमान का करंट अफेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि क्रिकेट में प्रेसिडेंट कप का वर्तमान, फिर 1998 के बाद आ गया, हटाइए इसको। अगला है, गोल्डन जुबली अकाई कप का संबंध किससे है? क्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों। गोल्डन जुबली अकाई कप का जो संबंध है ना वह है, जल्दी बोलिए आप लोग, किससे है? आसान है यार, क्रिकेट से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ए ब्रश विथ लाइफ आत्मकथा किसकी है? ए ब्रश विथ लाइफ किसकी आत्मकथा है? सतीश गुजराल की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, श्रीमती विजया राजे सिंधिया की आत्मकथा का शीर्षक कौन था? सबको पता होगा, राजपथ से लोकपथ तक, ऑप्शन सी सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, टाइटैनिक फिल्म के निर्देशक कौन थे? हाँ, सब लोगों ने देखा होगा टाइटैनिक फिल्म, किसी को पता है कि इसके निर्देशक यानी डायरेक्टर कौन थे? जेम्स कैमरून। ठीक है दोस्तों, याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण अवश्य जिस फिल्मोत्सव में प्रदत्त होता है वह आयोजित है कहाँ पे? बर्लिन में। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, 1729 को 2 प्राकृतिक संख्याओं के घनों के योग के रूप में लिखा जा सकता है, इन संख्याओं में से एक है। दोस्तों, इसके बाद आपका मैथ का सवाल है, तो इस मैथ के सवाल को आप खुद से सॉल्व कीजिए। मैं इसका आंसर बता देता हूँ, आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, और यदि नहीं हो पाता है तो मैं इसका अलग से वीडियो डाल दूंगा यदि आप लोग कहेंगे तब। ठीक है। फिलहाल में क्वेश्चन आसान है, मेरे पास समय नहीं है उतना डिस्कस करने का, इसलिए मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर बता देता हूँ, आप लोग इसको अपना सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है। तो बात करते हैं 121 का, तो 121 का जो आंसर होगा वह होगा बी, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा अपना। 122 का क्या होगा दोस्तों? 122 का होगा ए,
ठीक है। बात करते हैं 123 का, तो 123 का हो जाएगा 123 का हो जाएगा ए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है 124, 124 का हो जाएगा सी। ठीक है, 125 है तो 125 का बी हो जाएगा। ठीक है, और बात करते हैं 126 का, तो 126 का हो जाएगा आपका, जल्दी बोलिए क्या हो जाएगा, आप लोग तो बनाए भी नहीं हो, सॉरी, आप सॉल्व कीजिएगा तब पता चलेगा। तो 126 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 127 का क्या हो जाएगा, 127 का आपका हो जाएगा सी। ठीक है ना, चलिए सही है। 128, 128 का जो है सी हो जाएगा। 127 का सी, 128 का सी। ठीक है, 129 का क्या हो जाएगा, डी। 130 का क्या हो जाएगा, बी। 131 का क्या हो जाएगा, 131 को पढ़ेंगे तब पता चलेगा, ये मैथ तो नहीं है। अगला क्वेश्चन है, गामा किरणें हैं उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे, उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन, निम्न ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन, उच्च ऊर्जा वाले पॉजिट्रॉन। दोस्तों इसका सही आंसर है, क्या है, सोचो और बताओ। इसका सही आंसर है उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा परिवर्तन है। दोस्तों नाभिकीय ऊर्जा जो है पिंड का ऊर्जा परिवर्तन को बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, जिन धातु को पीट कर परत का रूप दिया जा सकता है वह कहलाती है सुनम्य। क्या कहती है, सुनम्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है, अणु मिश्रण यौगिक तो अणु का। ठीक है, एटम्स का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेता है, पृथ्वी। अगला क्वेश्चन है कि एक उत्प्रेरक है, रासायनिक प्रक्रिया के दर को बढ़ा नहीं सकता, रासायनिक प्रक्रिया के दर को घटा नहीं सकता है, रासायनिक प्रक्रिया की दर को घटा या बढ़ा नहीं सकता, रासायनिक प्रक्रिया की दर को बढ़ा सकता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा रासायनिक प्रक्रिया की दर को घटा या बढ़ा सकता है। ठीक है, उत्प्रेरक। अगला क्वेश्चन, पीत का उत्सर्जक होता है या क्रित से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया है। दोस्तों जो प्रकाश है ना वह प्रकाश द्वारा प्रारंभ होती है। ठीक है ना, यह जो प्रकाश जो रासायनिक प्रक्रिया है वह प्रकाश द्वारा ही प्रारंभ होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट का घोल जल में नीले लिटमस को लाल बना देता है, लाल लिटमस को नीला बना देता है, लिटमस कागज पर कोई प्रभाव नहीं रखता। यही इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल एक कमजोर अम्ल है क्योंकि, जो एसिटिक अम्ल है वह एक कमजोर अम्ल है, क्यों, क्योंकि यह एक कार्बनिक अमिश्र है, इसका आयोडीन कम होता है, निम्न होता है, यह एक, हाँ तो इसका सही ऑप्शन तो यही हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका आयोडीन कम होता है, निम्न होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक त्रिधारीय अम्ल, ध्यान सुनिएगा, एक त्रिधारीय अम्ल जिसका अनुभार है 176, इसका समतुल्य क्या होगा, यानी इक्विवेलेंट। दोस्तों त्रिधारीय बोल रहा है, त्रिधारीय का मतलब है 3, यानी जो अम्ल की जो वैलेंसी है वह 3 हो गई। त्रिधारीय है यानी अम्ल की जो वैलेंसी है, संयोजकता वैलेंसी, ठीक है, वह 3 हो गई। अनुभार दिया हुआ है 176, तो आपको पता होगा कि जो अनुभार होता है वह क्या होता है, समतुल्य भार इंटू संयोजकता यानी वैलेंसी। लेकिन हमको निकालना है समतुल्य भार, तो समतुल्य भार निकालने के लिए क्या करना होगा, अनुभार बटा वैलेंसी। तो अनुभार 176 है, वैलेंसी कितना है, 3 है, तो 176 बटा 3 करेंगे, काटेंगे तो हमको आ जाएगा कितना, 58.66, यानी ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन है, तांबे की मिश्र धातु है पीतल, सबको पता होता है। अगला क्वेश्चन है, चित्र खींचने में जिस धातु के हेडलाइट का प्रयोग होता है वह किसका होता है, चांदी का होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए वसा, ठीक है, फैट, ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन
45 क्या है 145 कि जर्मन सिल्फर में पाई जाती है कॉपर जिंक, कॉपर फेरस जिंक, कॉपर जिंक निकल। दोस्तों यही सही है ऑप्शन सी, कॉपर जिंक और निकल संमिलित होता है जर्मन सिल्वर में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि सीसा संचायकों में प्रयुक्त अम्ल होता है H2SO4। ठीक है, ऑप्शन सी सही है इसका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट होता है विटामिन B12 में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी सही है इसका। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक ऑक्सीजन पाया जाता है, ऑप्शन ए सही है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जीव विज्ञान का पिता, आसान है, अरस्तु। जितने भी इसे सवाल थे आखिरी में सब आसान सवाल थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सबसे विशाल जीवित स्तनपायी कौन है, नीली व्हेल दोस्तों। ठीक है, पानी में रहती है। बात करते हैं जमीन पर, तो इसका हो जाएगा हाथी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में प्रीवियस ईयर देख लिया 98 वाला, फिर देखूंगा 5 वाला, ठीक है, उसके बाद देखूंगा 18 वाला। इसलिए आपको घबराना नहीं है, मैं इस BPSC CDPO का संपूर्ण डिस्कस करने वाला हूँ इसमें। ठीक है, कोई परेशानी हो BPSC CDPO के तहत उसको लेकर के, तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई पूछ सकते हैं हम मुझसे, मैं इसकी रिप्लाई अवश्य करूँगा। ठीक है दोस्तों, और हाँ, जिसको भी BPSC CDPO में लगता है कि कुछ करेक्शन कुछ में गलती हो गया है फॉर्म भरने में, तो करेक्शन डेट जो है 1 से 8 तारीख तक होगा। ठीक है, तो उसके बीच में आप इसको सुधार कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और भी कुछ पूछना होगा तो आप मुझे कमेंट में बोलिएगा, मैं बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।